हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 टू 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 13। इससे पहले ऑलरेडी हमने 12 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ इन सभी प्रैक्टिस सेट का हमने पीडीएफ फाइल व्हाट्सअप चैनल पर अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? लाइमस्टोन कैमूर, माइका भागलपुर, क्वार्टजाइट मधुबनी। एक से अधिक सही है या फिर में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। लाइमस्टोन कैमूर में देखने को मिलता है, जबकि माइका आपको गया में देखने को मिलेगा। गया में माइका के अलावा यहाँ पे देखेंगे तो क्वार्टजाइट और फेल्प्स पर भी पाए जाते हैं। ठीक है। और मधुबनी जानते होंगे कि आप, यहाँ पे एक पेंटिंग है जो कि बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी कुछ पॉइंट है जो ध्यान में रखना है, जैसे कि कैमूर एवं रोहतास जिला चूना पत्थर उत्पादन में महत्वपूर्ण जिला है। वहीं बात करें गया के बारे में तो यहाँ पे अभ्रक, क्वार्टजाइट, फेल्प्सवर आदि खनिज पाए जाते हैं। भागलपुर में चीनी मिट्टी, सजावटी पत्थर आदि पाए जाते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है बिहार के मुंगेर जिले में स्थित भीम बांध में कितने गर्म स्प्रिंग हैं? 6, 3, 4, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इजी सवाल है। बताना है आपको कि बिहार के मुंगेर जिले में स्थित भीम बांध में कितने गर्म स्प्रिंग है? 6, 3, 4, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 6। ठीक है, ध्यान रखना है, बिहार के मुंगेर जिले में स्थित भीम बांध में 6 गर्म स्प्रिंग है और इन 6 में सबसे जो अधिक गर्म वाला जो है वो है भीम बांध। ठीक है, यहाँ पे 6 जो गर्म स्प्रिंग है ना, उसमें से एक भीम बांध है, एक ऋषि कुंड है, एक रामेश्वर कुंड है, एक श्रृंगी ऋषि कुंड है, एक हिंगगानिया है और एक भरारी धारा है। इनमें से सबसे जो अधिक गर्म वाला है वो है भीम बांध, जहाँ पे तापमान 55 से 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखने को मिलता है। ठीक है, और भीम बांध का संबंध इतिहास में महाभारत से भी रहा है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे 6 जो है आपका गर्म स्प्रिंग, वो यहाँ पे 6 का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर तो हमने पीडीएफ के लिए आपको हम सुविधा दे ही रखा है। ठीक है, तो बस व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करना है और वहाँ पर जाके डाउनलोड करना है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें एक रुपये भी खर्चा नहीं करना है। ठीक है, चलिए सवाल अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित नहीं है? बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित नहीं है? कैमूर, भागलपुर, नालंदा। उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए ऑप्शन में देखेंगे कि इसमें से सिर्फ भागलपुर है जो कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित है, बाकी कैमूर और नालंदा स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। उपर्युक्त में से एक से अधिक ऐसे जिले हैं जो कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित नहीं है। इसमें से कौन कौन हो जाएगा? कैमूर और नालंदा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कैमूर कहाँ पे है। तो आप देखेंगे कि कैमूर बिल्कुल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये वाला क्षेत्र, ये दिख रहा है कैमूर यहाँ पे है। तो गंगा यहाँ से देखेंगे, ये वाला गंगा गया हुआ है जो कि बक्सर में चौसा के पास से इंटर करता है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कि कटिहार से ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कटिहार, कैमूर, माफ़ कीजिएगा कैमूर, जहाँ से ये गंगा पार नहीं करती है। और एक और ऑप्शन था आपका नालंदा। तो नालंदा कहाँ पे है देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो ये आपका नालंदा है। ठीक है, तो नालंदा के ठीक ऊपर गया आपका पटना। तो ये पटना के किनारे देखेंगे कि यहाँ से गया हुआ है, जो कि पटना में सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करती है गंगा, जो कि लगभग 99 किलोमीटर के आसपास कवर करती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी गंगा की कुल लंबाई यहाँ पे कितना है? आई थिंक 445 किलोमीटर है, और गंगा की कुल लंबाई बात करें तो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे और भी कौन कौन से ज़िले हैं थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला है आपका बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली। ठीक है, और वैशाली के बाद आपका हो जाएगा, इधर आगे बढ़ेंगे तो बेगूसराय। ठीक है, लखीसराय। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मुंगेर, यहाँ पे फिर देखने को मिलेगा खगड़िया। ठीक है, यहाँ पे भागलपुर, इसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कटिहार। ठीक है, 11, एक और कहीं छूट रहा है, 12 है माफ़ कीजिएगा, 12 ऐसे ज़िले हैं जो कि यहाँ पे देखेंगे शायद ये
ये जिला छूट रहा है ना आपका, ये वाला, ये कौन सा जिला था यहाँ पे, ये देखेंगे यहाँ पे समस्तीपुर, ठीक है। तो ये समस्तीपुर छूट रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया 12, ठीक है। तो इन 12 जिलों का नाम आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे जिले स्थित जिलों की संख्या वो कितने हैं, 12 है। कौन कौन, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया और कटिहार, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कजाकिस्तान की राजधानी क्या है। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, बिश्केक, नूर सुल्तान, अस्ताना, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कजा का राजधानी है अजा, कजा का अजा, याद रखना है कजा का अजा यानी कि अस्ताना, ठीक है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना होगा इसका सही आंसर। बाकी ध्यान रखना है कि कजाकिस्तान की राजधानी का नूर सुल्तान है, ठीक है, और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। ये 2 पॉइंट भी याद रखिएगा, नूर सुल्तान के बारे में और बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक और कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। सीमा रहित मतलब कि वो ऐसा देश जो उसके साथ कोई भी देश का और किसी और देश का सीमा नहीं लगता हो, ठीक है। जैसे मानते हैं यदि कोई ऐसा देश है तो इसके देश के आसपास कोई भी सीमा इसका नहीं लगता हो, ऐसा कोई देश जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश हो। इस देश का नाम बताना है कौन है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है न्यूजीलैंड, फिलीपींस, जापान, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपको दिख गया होगा आंसर यहाँ पे, है ना। क्या है आंसर इसका, जापान, ठीक है। इसका जापान बिल्कुल सही आंसर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे बड़ा देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। जहाँ पे क्या है कि ये इसके साथ किसी भी देश का सीमा नहीं लगता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे 4 बड़े द्वीप देखने को मिलते हैं। होक्काइडो जो है आपका, होन्शु है, ठीक है, और आपका एक है शिकोकू है और एक क्यूशू है, ठीक है। तो ये 4 जो हैं बड़े द्वीप है यहाँ पे स्थित हैं, जिसके बारे में भी अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है हमने कि जापान के भूभाग में 4 बड़े द्वीप कौन कौन, होक्काइडो है, होन्शु है, शिकोकू है और क्यूशू है तथा अन्य छोटे भी द्वीप शामिल हैं। लेकिन 4 महत्वपूर्ण द्वीपों के बारे में अक्सर पूछा जाता है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। इसको आप क्रम से भी याद रखिएगा। कभी कभी उत्तर से दक्षिण की तरफ लगाने के लिए भी आता है, किसी उत्तर से दक्षिण की तरफ लगाएं, ठीक है। साथ साथ में ये भी आता है कि इसमें से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इन 4 द्वीपों में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ठीक। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा देश कौन सा है। लंबाई वाली सीमा वाला जो देश है वो कौन सा है, ठीक है। सर्वाधिक मतलब ये पूछ रहा आपसे कि उत्तरी दक्षिण यानी कि सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार वाला देश कौन सा है। सिंपल सा आपसे पूछूं तो, ठीक है, सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार वाला। अक्षांशीय विस्तार मतलब समझ में आ रहा है ना, कि अगर मान लेते हैं अगर ये हमारा क्या है, ग्लोब है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमारा ले लेते हैं, ये हमारा ये विषुवत रेखा है। तो ये हमारा क्या है, अक्षांशीय विस्तार है इस तरीके से ये, ठीक है, ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। तो कोई देश जो होगा वो सबसे ज़्यादा अक्षांशीय सीमा को कब टच कर रहा होगा, जब इसकी जो देशों की जो क्षेत्रफल होगा कुछ इस तरीके से होगा, स्थिति कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। अगर इस तरीके से होगा तो हम कह सकते हैं इसमें देशांतर विस्तार अधिक है। लेकिन अक्षांशीय विस्तार अधिक होने के लिए दक्षिण से लेकर के उत्तर से लेकर दक्षिण तक सीमा इसके लंबी होनी चाहिए, है ना। तब जाकर कह सकते हैं कि इसकी अक्षांशीय विस्तार सबसे अधिक है या अधिक है, ठीक है। तो यहीं पर बताना है आपको, ठीक है, कि कौन सा देश है वो, रूस है, चिली है या चीन है। तो याद रखना है इसका सही आंसर हो जाएगा, अक्षांशीय विस्तार जब पूछे तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन चिली। लेकिन अगर पूछ ले देशांतरीय विस्तार तब इसका आंसर रूस होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको चिल्ली, ठीक है, हमने आंसर चिल्ली बताया था ना, ठीक है, हम देख लेंगे। हाँ चिल्ली ही बताया, ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ देखें ये चिल्ली, ठीक है, तो ये देख रहे होंगे आप, चिल्ली है यहाँ से लेकर ये वाला पूरा चिल्ली है, ठीक है। ये मिर्च की तरह वैसे भी है, नाम भी चिल्ली है और मिर्च की तरह है भी ये, है ना। तो ये सबसे देखेंगे अक्षांशीय विस्तार इसमें कवर करता है। तो ये सबसे बड़ा देश है जो कि अक्षांशीय विस्तार इसमें फैला हुआ है, ठीक। और रूस के बारे में देखेंगे तो ये इसका देखेंगे तो देशांतरीय विस्तार इसका सबसे ज़्यादा है, देखेंगे इस तरीके से, ये देशांतरीय विस्तार देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार इसका सबसे अधिक है, ये ध्यान रखना है।
देशांतरी विस्तार रूस का सबसे ज़्यादा है, जबकि अक्षांशीय विस्तार सबसे ज़्यादा चिली का है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आए समझ में? चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? बताना है आपको कि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है। फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि इंडोनेशिया में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बाकी एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि इंडोनेशिया में द्वीप, यहाँ पे द्वीप होना चाहिए था। इंडोनेशिया में द्वीपों की संख्या कितना है? 17,500 से अधिक है, यानी 17,500 के आसपास यहाँ पे द्वीपों की संख्या है। ठीक है, बाकी याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में द्वीपों की संख्या 8,000 है, वहीं मालदीव में लगभग 1,200 द्वीप देखने को मिलते हैं, और फिलीपींस में फिर देखेंगे कि थोड़ा संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे 7,000 से अधिक द्वीप वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी इंडोनेशिया की राजधानी आपको पता है ये कि जकार्ता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? स्पेन, ग्रीस, ईरान। उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है कि यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से ईरान विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। ठीक है, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से पूछा है तो इसमें कैंसर हो जाएगा ईरान। ठीक है, लेकिन बात करें कि विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो केसर है वो है अफगानिस्तान। क्या याद रखना है? दिए गए ऑप्शन में तो आंसर ईरान होगा, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है अफगानिस्तान। ठीक है, इसके बाद ईरान के बाद नंबर आता है। ठीक है, और ईरान के बाद फिर स्पेन का नंबर आता है। ठीक है, तो ये याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, और स्पेन की राजधानी याद रखना है मैड्रिड होता है, मैड्रिड है। ग्रीस की राजधानी एथेंस है, और ईरान की राजधानी तेहरान है। इराक की राजधानी बगदाद है। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट है ध्यान रखिएगा, जैसे कि भारत में केसर की कृषि जम्मू के किश्तवाड़ा होना चाहिए था, किश्तवाड़ा यहाँ पे है, किश्तवाड़ा नहीं है, किश्तवाड़ा। ठीक है, क्या है? किश्तवाड़ा या किश्तवाड़ कुछ ऐसा लिखा रहता है, किश्तवाड़। तथा डंपर के सीमित क्षेत्र में अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, याद रखना है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है यहाँ पे? ध्यान रखना है कि भारत में केसर की कृषि जम्मू के किश्तवाड़ तथा पंपोर के सीमित क्षेत्रों में अधिक की जाती है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। उपर्युक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा यहाँ पे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, निम्नलिखित से पूछा है कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक, तो विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ये है कजाकिस्तान। क्या है? कजाकिस्तान है, जिसकी राजधानी अस्ताना है। ठीक है, तो यहाँ पे यूरेनियम उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, एक अनुमान के अनुसार यहाँ पे लगभग 23,800 टन प्रति वर्ष यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है, जो कि पूरे वर्ल्ड का लगभग 39% है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी ये भी ध्यान रखिएगा कि यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, लेकिन उत्पादन कहाँ पे हो रहा है? उत्पादन हो रहा है कजाकिस्तान में। लेकिन भंडार अगर पूछा जाए आपसे तो बताना है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है, जहाँ पे लगभग 70%, कितना? 70% यूरेनियम का भंडार देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? कजाकिस्तान में होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। पॉइंट यहाँ पे ये है कि कजाकिस्तान, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया मिलकर विश्व के कुल, यहाँ पे थोड़ा सा रुकिएगा, हाँ ध्यान रखना है कि कजाकिस्तान, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया मिलकर विश्व के कुल यूरेनियम उत्पादन का 70% उत्पादित करते हैं। सिर्फ 3 देश मिलकर, कौन कौन? कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में तो हमने बताया कि 70% तो लगभग यहीं पे यूरेनियम देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा यहीं पे है पूरे वर्ल्ड का, जो कि लगभग 39% है। लेकिन उत्पादन करने की बात करें तो कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया मिल करके ही, तीनों मिलकर ही 70% से अधिक उत्पादन करते हैं यूरेनियम का। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा, सवाल है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, कौन सा है? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कार्डेमम की पहाड़ियाँ, या फिर एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कार्डेमम की पहाड़ियाँ कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियाँ हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा सही। ठीक है, बाकी याद रखना है कार्डेमम के बारे में कि कार्डेमम की पहाड़ियाँ केरल व तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है। ठीक है, ये पहाड़ियाँ
चाय और इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यह पहाड़ी पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी का दक्षिण विस्तार है, ये भी याद रखना है। और ये भी याद रखिएगा कि नीलगिरी के दक्षिण में स्थित अन्नामलाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, अनाईमुड़ी है, जो कि 2655 मीटर जिसकी ऊंचाई है। और साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी भी है। ठीक है, 2 पॉइंट हमने यहाँ नोट भी करके रखा है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है। बताना है कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है। शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या में से कोई नहीं। तो याद रखना है उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी का भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उत्तरी कोयल। ठीक है, अब उत्तरी कोयल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये उत्तरी कोयल देखेंगे कि झारखंड के रांची पठार से निकलती हैं। ठीक है, यहाँ से देखेंगे आप तो दिखेगा आपको कहाँ से है ये, हाँ देखेंगे ये वाला है आपका रांची का पठार देखने को मिलता है। यहाँ से देखेंगे ये वाला जो नदी दिख रहा है ना आपको, ये है आपको उत्तरी कोयल। जा करके यहाँ पे देखेंगे ये शंख नदी में जा करके मिल जाती है। शंख नदी फाइनली में जा करके यहाँ पे देखेंगे ये गंगा में जा करके मिलती हैं। ठीक है, तो ये हो गया उत्तरी कोयल। और यहीं से देखेंगे कि एक और निकलती हैं दक्षिणी कोयल भी, देखेंगे ये वाला देख रहे हैं, ये भी रांची पठार से निकलता है। ठीक है, ये निकलते हुए जा करके यहाँ पे शंख नदी में जा करके, इधर से शंख नदी आ रही है, इस जगह शंख नदी में जाके मिल जाती है उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल माफ़ कीजिएगा। उत्तरी कोयल तो जा करके यहाँ पे मिल रही है सोन नदी से, है ना, ये सोन नदी से मिल रही है, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। बाकी यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो कि ध्यान में रखना है। पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट ये है कि उत्तरी कोयल नदी रांची के पठार से निकलकर उत्तर की ओर प्रभावित होती हुई सोन नदी में मिलती है। साथ ही साथ दक्षिण कोयल नदी शंख नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। बताना है कि किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। कन्नन देवन, ठीक है, नीलगिरी है या गिरनार है, ये एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि गिरनार की पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है और गिरनार जैन धर्म का एक प्रसिद्ध क्षेत्र है, ये याद रखना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन गिरनार। ठीक है, कुछ पॉइंट नोट हुआ यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे कि भारत में उत्तम किस्म की चाय दार्जिलिंग में देखने को मिलती है। ठीक है, और असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखना है महत्वपूर्ण तथ्य में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। बताना है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना है भारत में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी कुछ पॉइंट नोट कीजिएगा, जैसे कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। ठीक, वहीं याद रखना है कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, सोया प्रदेश भी कहा जाता है, टाइगर प्रदेश भी कहा जाता है। वहीं याद रखना है कि मध्य प्रदेश राज्य के कुल वन क्षेत्र का 11.22% वन आच्छादित करता है। ठीक है, यानी कि लगभग 11.5% वन यहाँ पे फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती हैं। बताना है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती हैं। कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कैम्बे की खाड़ी परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, बात करें परवाल भित्ति के बारे में, तो ये परवाल भित्तियाँ समुद्र के भीतर स्थित चट्टान है जो परवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। ठीक है, परवाल जनरली उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और विश्व के सर्वाधिक परवाल जो हैं वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही में ध्यान रखना है कि भारतीय समुद्री क्षेत्र में मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आदि जो द्वीप हैं वो परवालों से ही निर्मित हैं। ठीक है, बाकी 2-3 पॉइंट याद रखना है। यहाँ पे याद रखना है कि परवाल भित्तियाँ समुद्र के भीतर स्थित चट्टान हैं जो परवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है, जो कि हमने बता दिया है। और परवाल हुआ यहाँ पे, परवाल मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये भी याद रखना है। और विश्व के सर्वाधिक परवाल जो है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये 3 पॉइंट आपको याद रखनी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है। जैन, हिंदू, सिख, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं।
तो याद रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जैन धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर दर्ज की गई हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। बाकी यहाँ पे 2 पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है कि कुल जो साक्षरता दर है भारत का वो 74.404% है, जबकि 1951 में भारत की साक्षरता दर कितना था? तो 18.33% था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोचिए उस समय की गरीबी हमारे के जो लिटरेसी रेट था वो कितना कम था, है ना। तो हमारे देश कहाँ था और आज कहाँ है। ठीक है, अभी नया जो अब आएगा जनगणना होगा तो उसमें कुछ और भी रिपोर्ट आएंगी, तो कुछ बदलाव और भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? बताना है निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। पहला ऑप्शन में है भील गुजरात, दूसरा है गद्दी हिमाचल प्रदेश और सी में है टोडा केरल। ठीक है, तो याद रखना है कि टोडा जो है वो केरल की जोड़ी सही नहीं है, यानी कि टोडा जो है वो केरल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाँ, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, टोडा केरल में नहीं देखने को मिलता है। टोडा कहाँ देखने को मिलता है? ये तमिलनाडु में देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी भेल गुजरात में देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। और गद्दी जो है वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, ये भी कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। और भी कुछ कुछ पॉइंट हमने लिया है जो कि ध्यान रखना है, जैसे कि एक कोटा जनजाति का जो लोग हैं वो तमिलनाडु में निवास करते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, कोटा कहाँ देखने को मिलता है? तमिलनाडु। और टोडा, कोटा और टोडा ये दोनों तमिलनाडु में ही देखने को मिलते हैं, निवास करती हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? चेन्नई वाईजैग, मुंबई बेंगलुरु, दिल्ली मुंबई, उपयुक्त में से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है दिल्ली मुंबई औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखना है कि औद्योगिकीकरण और योजनाबद्ध शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए तथा समावेशी विकास के लिए भारत में 5 औद्योगिक गलियारे बनाए गए हैं। उन पाँचों का भी नाम याद होना चाहिए, जैसे कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा है, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा है, चेन्नई मुंबई है, पूर्वी तट आर्थिक गलियारा है, और एक है बेंगलुरु मुंबई औद्योगिक गलियारा। तो ये 5 का नाम भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? मुंगेर, रोहतास, जमुई, एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे कि रोहतास जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य में देख लेंगे कि धरवाड़ समूह की चट्टानें बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाया जाता है। कहाँ पे? धरवाड़ समूह की जो चट्टानें हैं वो बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाया जाता है। अगला हम जब सेट लेंगे तो वहाँ पे हम पूरी तरीके से सभी चट्टानों के बारे में डिटेल से आपको हम मैप के साथ, मानचित्र के साथ, फोटो के साथ आपको हम डिटेल समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप समझिए कि धरवाड़ समूह की चट्टानें बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए निश्चिंत रहें, अगला सेट में हमने उसको उस तरह का क्वेश्चन जरूर हम इंक्लूड करेंगे और आपको हम मैप के जरिए हम समझाने का प्रयास करेंगे वहाँ पे। ठीक है, कि कौन सा चट्टानें कहाँ देखने को मिलती हैं, जो बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, एग्ज़ाम तक आपको निश्चित तौर पर हम इतना टैलेंट कर देंगे कि आप एग्ज़ाम में बैठने से पहले डरेंगे ही नहीं कि हमको एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं। बिल्कुल फ्रेश महसूस होगा, लगेगा जैसे कि सब कुछ तो जानते कर लेंगे इस बार। ठीक है, तो बहुत ही एनर्जी मिलेगा आपको एग्जाम में जाने से पहले। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल है बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है? बताना है बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है? 21, 17, 13, उपर्युक्त में से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। ऊपर वाला वीडियो में हमने चर्चा किया था, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 12 है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। और उन 12 जिलों का नाम हमने बता दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा उस 12 जिलों का भी नाम कौन कौन था। ठीक है, तो मैप पर बैक जाइएगा और मैप पर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, फिर भी यहाँ पर हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं आपके लिए। पहला याद रखिएगा बक्सर, दूसरा भोजपुर, तीसरा सारण, चौथा वैशाली, पाँचवां है पटना, छठा है समस्तीपुर, सातवां है बेगूसराय, आठवां है लखीसराय, नौवां है मुंगेर, और नौवां है 10वां है भागलपुर, 11वां है खगड़िया और 12वां है कटिहार। ठीक है, कौन कौन बताया हमने फिर से सुनिएगा। बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया और कटिहार।
ठीक है। तो ये भी याद रखना है, बक्सर के चौसा के पास से इंटर करती हैं गंगा और कटिहार होते हुए निकल जाती हैं और गंगा ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती हैं। ठीक है। और ये भी ध्यान रखना था कि बिहार में सबसे जो लंबी जो तटरेखा है वो कौन सा ज़िला है, तो वो है पटना ज़िला, जहाँ पे 99 किलोमीटर लंबाई गंगा की देखने को मिलती है। ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं अब। हाँ, यहाँ पे भी हमने मैप पर ले रखा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। ये वाला यहाँ से चौसा के पास प्रवेश करते हुए इस तरीके से ये गया हुआ है ना। तो ये देख लीजिएगा आप, एक बार वीडियो का पॉज कीजिए और एक बार खुद से भी देखिए। ठीक है। बाकी ये तो हमने बता ही दिया कि ये 12 जिला है। चलिए आज का इस सेट का आखिरी सवाल लेते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। बताना है कि कौन सा जिला, माफ़ कीजिएगा, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। वाल्मीकि, राजगीर, भीम बांध, गौतम बांध, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला है। चलिए आप बताइए क्या आंसर होगा इसका सही आंसर। ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा आंसर तब तक इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सी और ऑप्शन भीम बांध। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीम बांध, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है। बाकी यहाँ पे हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो देख लीजिए एक बार, और आप मैप के जरिए दिखा देते हैं कि भीम बांध कहाँ पे है। ठीक है। तो ये देखिए मुंगेर कहाँ पे है आपका। ठीक है। तो देखेंगे ये वाला जो ग्रीन पार्ट है आपका, ये है मुंगेर। ठीक है। और मुंगेर में देखेंगे भीम बांध देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि कांवर झील है आपको बेगूसराय में, याद रखना है। ठीक है। और एक है कुशेश्वर, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि दरभंगा में है। ठीक है। एक जो वेस्ट चंपारण है यहाँ पे देखने को मिलता है ये वाला वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है। उदयपुर वन्य प्राणी सेंचुरी है, ये भी याद रखना है। ठीक है। कैमूर में है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इस तरीके से यहाँ पे आप याद रख सकते हैं। गया में एक ये इंपॉर्टेंट वाला है गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। नवादा में एक है रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो याद रख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे नागी नटकी है, जो कि जमुई ज़िला में है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखें। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बाकी पीडीएफ के लिए हमने लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे अपडेट हम करते रहते हैं, तो वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।